तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं 11th एनसीईआरटी का। तो ये किसके बारे में? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक periodicity in properties. It means periodicity means there is a certain repetition, सम नंबर्स के साथ में इसमें रिपीटिशंस हैं। तो ये चैप्टर 3 है 11th केमिस्ट्री का। तो हम इसी को ही अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। हमें क्यों ज़रूरत है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़े। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1800 सन 1800 तक 31 एलिमेंट्स थे हमारे पास में। 1865 आते आते वो 63 हो गए और अब 114 एलिमेंट्स नॉन हैं अगर हम एनसीईआरटी लें, लेकिन टोटल 118 अब नॉन हो गए हैं। तो दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सबको पता हो तो अब 118 एलिमेंट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमारे पास एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए कि मैं एक के बारे में पढूं तो उसके जैसों के बारे में पढ़ सकूं। इट्स लाइक कि अगर आपके फैमिली के किसी मेंबर के बारे में कुछ पता है तो आपके अंदर भी उनके गुण आ जाएंगे। तो यही इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है कि कैसे वो आता है, क्या फंडामेंटल्स हैं। तो ये एक वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट्स पे देखा। जो अगर देखा जाएगा तो टुडे हमारे पास में 118 एलिमेंट्स हैं और अगर हम देखा जाए तो 2016 में 113, 115 एटॉमिक नंबर्स, 117, 118 इन नाम के सिस्टम्स को ऐड किया गया। ठीक है। तो और अभी जिस तरह से डिस्कवरी चल रही है, हमें नहीं पता है कि ये टेबल कितनी बड़ी होने वाली है। जो पीरियोडिक टेबल है जो आपने 11th में पढ़ी होगी वो इतनी बड़ी है कि अभी 118 एलिमेंट भी उसमें फिट हो चुके हैं। तो उसके बाद भी जा सकता है क्योंकि डिस्कवरी हो रही है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो सबसे पहला जो इसमें काम किया था वो जॉन डॉबरनेर ने 1800 में काम किया। उन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ ट्रेड्स है, मतलब तिगड़ी। तिगड़ी का मतलब है कि तीन एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक वेट, उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है अगर हम एटॉमिक वेट के हिसाब से देखें। तो उनकी तिगड़ी कौन कौन सी थी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटॉमिक वेट्स उनके लिखे हुए हैं बगल में। तो हम जब ये पाया तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम थी। ये मेटल थे जिनको अभी हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है। और इनको एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन। और इनको हम हेलोजेंस फैमिली के नाम से जानते हैं। ये हेलोजेंस हैं। तो ये एक अपने आप में मतलब काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक ही वैलिड था तो हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। तो 1829 तक ये तीन तिकड़ियाँ बता दी गई थी। इसके जैसी और भी तिकड़ियाँ हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये तीन तिकड़ियाँ मेंशन हैं। तो इन तीन तिकड़ियों के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा कि जॉन डबनेर ने कितनी कौन से बनाए, कौन से तीन तिकड़ियों के बारे में बनाया था, तो यही तीन तिकड़ियाँ थी। ठीक है। फिर न्यूलॉन्स आए, उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो करती है। तो अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज करेंगे तो एक की पहले वाले की प्रॉपर्टी 8th वाले के साथ से मैच करेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब अगर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है तो इसका एक मतलब मिलता जुलता जो हमारे पास वो है, वो जो हमारे सात स्वर हैं। सात स्वर मतलब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो सात अगर हम पहले से स्टार्ट किए तो आठवां वाला फिर सा ही होगा। तो यानी फर्स्ट और एट एकदम सेम है। तो इसी प्रिंसिपल पे उन्होंने बोला कि अगर हम एटॉमिक वेट्स के ऊपर हम अरेंज करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ना कि उसके मुकाबले लॉ ऑफ ट्रेड, लॉ ऑफ ट्राइड से अगर हम करें या तिगड़ी का रूल बना तो लॉ ऑफ ऑक्टेव ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से क्या हुआ कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो लिथियम, बेरिलियम 1 2 3 4 5 6
7। तो हम देखेंगे कि हमारे 3 एलिमेंट्स, ये 4 जो हैं एग्जैक्टली सेम है, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। बैरियम मैग्नीशियम कैल्शियम भी सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, बोरान एल्यूमिनियम भी सेम रखते हैं, कार्बन सिलिकॉन भी सेम रखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस भी। तो इतने सारे एलिमेंट्स को इस लॉ ऑफ अट्रैक्टिव से हम बता पाए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई जब हमने, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आने क्या लगी कि उन्होंने प्रोडिक्ट लो ये बता दिया कि अगर हम लॉ ऑफ ऑक्टेव से देखें तो प्रॉपर्टीज जो हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर एक्चुअली द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो अ, इनके एटॉमिक वेट्स की पीरियोडिक फंक्शंस पर हैं। यानी लिथियम और सोडियम जो है सेम प्रॉपर्टी रखता है बिकॉज उनका एटॉमिक वेट एक पीरियोडिसिटी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है ये भी जान लेते हैं। अगर हम 7 में 18 डाल दें तो कितना हो जाएगा? नहीं, 7 में 18 नहीं, 7 में अगर हम, ठीक है इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो अभी कॉन्सेप्ट समझाने की मतलब अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि हम ये चीज़ थोड़ा बता सकें। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि ठीक है कि मतलब हमारा, वैसे फिर भी हम बात कर सकते हैं 2 8 8 18, फिर शायद 18 और फिर 32 कुछ ऐसे करके रहता है। तो अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो अगर हम इसमें 16 ऐड करें तो 16 और 17 23 होता है। 23 में अगर हम आ, कितना ऐड करें, 23 में अगर हम आगे का ये ऐड करें 18 और 8 26, तो 23 में अगर हम 26, 23 में अगर हम कितना 16 16 ऐड करें, सॉरी 16 ही ऐड करेंगे तो भी हमारा प्रोडिक फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर मैंने 16 ऐड किया तो 17 16 23 हो गया, और 23 में 16 ऐड किया, और ये 16 कैसे ऐड किया 2 8 8। तो ऐसे करके अगर हम ऐड करेंगे तो पीरियोडिक फंक्शंस में वो अरेंज हो जाएगी। मॉडर्न पीरियोडिक ने ये बोला, तो जब ये मेंडलीव ने, तो ये उनका उनकी मैंने टेबल्स ली हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानने के बारे में देखा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो अरेंज भी हो गए। ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी उनको आसपास रख दिया। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास रीज़न नहीं है, मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटल वेट जो डिटरमाइन है वो टेक्निक सेंसिटिव है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएट हुई इस चीज़ की वजह से। जैसे हमने एटॉमिक वेट्स की टर्म्स में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेना इस्तेमाल किया, तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत हो गई कि कॉपर कहाँ से आ गया, फिर एकदम से सिल्वर किधर से आ गया। ठीक है, और कुछ कुछ पेयर्स में गड़बड़ होने लगी, तो उन पेयर्स को हम देखेंगे। तो इससे पहले क्या इसकी सक्सेसफुल क्या उसका मतलब, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हो। उन्होंने गैलियम और इका एल्यूमिनियम, मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम के एग्जैक्टली नीचे जो एक था उसको गैलियम बोला, उसको बोला गया इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, उसके नीचे वाला। जब इसको देखा गया तो उसको पाया गया कि इसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने गैलियम की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली बता दी। उन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट होगा उसका 68 अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ उस समय, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रहेगी, एटॉमिक वॉल्यूम ये रहेगी, एटॉमिक वेट ये रहेगा। ठीक है, तो जैसे उन्होंने ये चीज़ प्रॉपर्टी बताई, जब 1875 में जो प्रिडिक्शन उन्होंने की थी, तो उस प्रिडिक्शन के बाद में क्या हुआ कि जब मेजर हुई तो देखा कि एग्जैक्टली सेम थी। तो इस समय बिना एक्सपेरिमेंट्स के जब ये चीज़ मेजर की गई, ठीक है, तो कितनी मतलब बड़ा ये चीज़ थी। इसी तरीके से आ, हम देख सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें मतलब मिली, जो भी हमें मिली वो काफ़ी क्लोज थी। ठीक है, काफ़ी क्लोज थी। अगर हम इका सिलिकॉन के बारे में देखें, इका सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम जो है इका सिलिकॉन है, उसकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी क्लोज थी। तो ये सक्सेसफुल उनकी मतलब एटॉमिक वेट्स में अरेंज करने पे
ये उनको सक्सेस मिली। अब जैसी उनको ये सक्सेस मिली, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी आ गई। ठीक है। हाँ, वापस मैंने एक एक्सपेरिमेंट्स में ये नो एनसीएसएम की फुल फॉर्म है। ये जो एनसीएसएम जो है, ये उस समय नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स ने ये चीज़ बताई थी। तो गैलियम और जब इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई तो काफ़ी सिमिलर ही थी। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने प्रिडिक्ट की थी और जो उन्होंने जो मिली एक्सपेरिमेंट से, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी उस समय, क्योंकि हमारे उनके पास उतनी वेल डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स नहीं थी। तो प्रिडिक्शन करके एग्जैक्टली सेम आसपास आ जाना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम देखें, अ, ये फ्रिक्वेंसी हम क्या लेते हैं, हमने एक्सरे में पढ़ा था। एक्सरे क्या था कि वो एक क्या बोलेंगे, एक पैकेट्स ऑफ फोटोन है, बहुत सारे फोटोन्स हैं। उससे अगर हम एक्सरे निकालेंगे एटॉमिक वेट्स की टर्म्स में, तो एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं फॉलो हो रहा था। और यही लीनियर रिलेशनशिप जो था, यही शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उनके एटॉमिक वेट्स के पीरियोडिक फंक्शंस पे। लेकिन अगर जब हमने यही एक्सरे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी करने की कोशिश की, तो काफ़ी लीनियर रिलेशनशिप था। तो इसी ने जन्म दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को। ठीक है। एक जो नॉर्मल पीरियोडिक लॉ है, जो पुराना हमने भी बताया था, और जो नया पीरियोडिक लॉ था, उसने क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये आइडिया हिट हुआ कि सारा जो हमारा प्रॉब्लम्स थे वो सब दूर हो गए, सारे प्रॉब्लम्स। चाहे वो कोई एलिमेंट्स आगे अपेयर हो जाए, कोई एलिमेंट्स पीछे अपेयर हो जाए, गलत पेयर्स बन जाए, वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। इसी की वजह से आज जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो बनी। तो ये पीरियोडिक टेबल साफ साफ बताती है कि इस पीरियोडिक, अगर हम एटॉमिक नंबर्स के फंक्शंस में लेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट्स बहुत सारी प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। तो अब मैं इनका नाम थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाली सीरीज जो होती है, इसको बोलते हैं, ये मेटल्स की सीरीज है, दोनों मेटल्स हैं। ठीक है। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ही होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाली होती है, NS1, इसकी होती है NS2। अगर इसके, इनको डी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं सभी को, इस वाली सीरीज को खासकर, इस वाली सीरीज को भी। ठीक है। इस इन वाली सीरीज को भी बोल सकते हैं। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1D, और जो भी नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो और 4 और NS2। तो ये 1 to 10 कुछ भी ले सकते हैं नंबर। और इसी तरीके से जो बोरान जो था पहला पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP1। इनको पी ब्लॉक को, इसको बोरान फैमिली बोलते हैं, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसको फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इनको अगर हम ऐसे स्टडी करें, वो अगर हॉरिजेंटली अगर हम जाएं, तो ये पीरियड्स हैं। ये जो इसको बोलते हैं पीरियड्स। तो हमारे पास टोटल मतलब 18 ग्रुप्स हैं। 18 मतलब जो इस तरीके से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके। तो हमारे पास मतलब इनको बोला गया कि ये टोटल हमारे पास कितने हैं, वैसे ये पूरा हम नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, इनको बोला गया वो अगर हम हॉरिजॉन्टली इनको स्टडी करें, इनको पीरियड्स बोला जाता है, और वर्टिकली अगर हम स्टडी करें तो उनको ग्रुप्स बोला जाता है। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं। चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें और आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो इस सीरीज को बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज। ये लेंथेनाइट सीरीज होती है, इसको एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं।
लैंथेनाइड्स और इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और जब इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं तो ये सभी एलिमेंट्स जो हैं रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट रखा गया है। ये देखिए आप अलग से हैं दो, ये उन देखिए यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हैं तो इनको थोड़ा अलग रख दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इनको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव्स हैं। नेक्स्ट जो होता है नेमिंग जो है, अगर हमारे 100 से या 100 तक नंबर्स हैं तो हम नील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक है तो अन, फिर बाय, ट्राई, क्वाड। अब ये कैसे होगा 100 या 101, अगर हमें नाम करना तो वो कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 109 कुछ है तो अन, नील, अनियम। क्यों? ये अन हो गया, ये अन हो गया, ये नील हो गया, और ये इन हो गया, और वाई, आई वाई एम हमें हर बार एंड करना है। ठीक है, कैसे? अन, नील, अनियम, अन, अन, नील, अयम। तो आई वाई एम से हमें एंड करना है। सिंबल क्या रहेंगे? पहला वाला उसका सिंबल, दूसरा वाला उसका सिंबल, और तीसरा वाला उसका, इन तीनों को मिला के सिंबल बनाया गया। ठीक है, इनको 109 को हम एम टी मेट्रोनियम भी बोलते हैं, 110 को डर्मी स्टेडियम भी बोलते हैं। तो ये नेमिंग करना इतना मुश्किल काम मुझे लगा नहीं कि अनिल इनियम करके भी आप उसको नाम कर सकते हैं। अनिल, अनियम, अनिलियम, अनियम, तो तीनों बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसी तरीके से अनबाइयम होगा, अनट्राइयम होगा, अनक्वाडियम होगा। तो अच्छे तरीके से हम समझ गए कि बहुत सिंपल तरीके से नेमिंग को हम समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इन सब चीज़ों को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा बम गिरा दिया है। वो सही तरीका नहीं है। बच्चों को ज़बरदस्ती करके जस्ट आप पैसा कमाने के लिए, या फिर कुछ भी तरीका है, जो भी है, आप अपना फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बच्चों को डरा रहे हो कि बम गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ढंग से पढ़ेंगे और एक एक वीडियो लेक्चर भी ढंग से देख लेंगे तो इट विल हार्डली टेक तुम्हारे 4 से 5 घंटे लेने वाला एक चैप्टर, थर्ड चैप्टर खासकर मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो इतना टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो कोई कुछ भी बोले, तुमने लेट स्टार्ट किया है पढ़ना, या तुम्हारा कुछ लेट हो गया, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है, तो उसको समझना नहीं है, उसकी बातें सुननी नहीं है। अपना बस एक लेक्चर देखो और अपने काम में लग जाओ। ठीक है, यही एक बेस्ट तरीका होता है। अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन। तो ये एसपीडीएफ ब्लॉक्स कैसे बने हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला, मैं इसको, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बारे में हम इसको आईजी इनर्ट गैस बोलते हैं, पूरा लिख नहीं पाऊंगा। इनर्ट गैस कहाँ पर प्लेस्ड है? यहाँ पर प्लेस्ड है। इनको इनर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो पहले इनकी कन्फिग्रेशंस देख लेते हैं। इनकी कन्फिग्रेशंस क्या होगी? NH2 होगी, या मैं बोल सकता हूँ 1s2 रहेगी हीलियम की। इसकी रहेगी नियॉन की 2s2 2p6। और मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं तो वो लीड करती हैं हाई स्टेबलाइजेशन पे। पिछले ही चैप्टर में बताया था। और अगर वो हाई स्टेबलाइजेशन को लीड करती हैं, तो अगर ये हाई स्टेबलाइजेशन को लीड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉन रिएक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देने के लिए। भाई अगर मैं 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के बारे में कुछ बनाऊंगा तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि अगर ये भर गए हैं, भाई कोई मेटल या नॉन मेटल तब बनेगा जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, लेकिन ये समझ लीजिए कि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिसको वो कहीं बाहर भेज सकें, एलिमिनेट कर सकें। इसलिए इनको हाईली इनर्ट गैसेस बोला जाता है। ठीक है, और लिथियम की अगर बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम फैमिली के बारे में बात करें, तो बाय डिफॉल्ट इनकी कन्फिग्रेशन होती है NS1। और NS1 का मतलब है कि यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है, यहाँ पे N4 है, यहाँ पे N5 है, यहाँ पे N6 है। तो NS1 यानी 1s1। अब क्योंकि इसका एक, इसके ऑर्बिटल में दो होने चाहिए तो एक खाली है, और 2p तो मतलब खाली है ही इसका। 2p वैसे होता नहीं है 1s में, 2p नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, इसलिए सॉरी, ये सॉरी इसमें N2 है, सॉरी इसका है 1s2 2,
1:2:1 है एक्चुअली, इसका है 3:2। टू पी सिक्स और 3:1, तो इसमें जो है 3:1 से होगा। तो आप देख लीजिए कि इसमें N2 से ये रिपीट हुआ है, तो ये N3 होगा, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। तो N3 से होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 2s1 रहेगा, यहाँ पे 3s1 रहेगा, यहाँ पे 4s1 रहेगा, यहाँ पे 5s1 रहेगा, यहाँ पे 6s1 रहेगा, और यहाँ पे फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो ज़्यादा बात नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन इसको इनर्ट गैसेस को एक और चीज़ बोलते हैं, नोबल गैस। तो नोबल गैस भी इनर्ट गैसेस का ही एक दूसरा नाम है, और इन पूरी फैमिली को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है इनकी, 1s1 या बोले NS1 होती है। और N कहाँ से स्टार्ट होता है लिथियम के लिए, 2, और जाता है फाइनल वाले तक N7 तक जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसके अगेंस्ट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये गेन करने भाई अगर खाली है तो गेन करने की भी कोशिश कर सकता है और लूज करने की भी कोशिश कर सकता है, लिथियम जो है कर सकता है अगर बायोलॉजिक्स जाए तो, लेकिन ये हमेशा एक लूज करता है, इसीलिए इसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों लूज करते हैं इसका आंसर हम नेक्स्ट स्टेप्स में जानेंगे, नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में जान लेंगे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सेम चीज़ अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का ताकि दिख सके अच्छे से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5, ये नो है ना इसमें, तो 2p5, यानी इसका जो p ऑर्बिटल रहेगा वो इस तरीके से बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये लूज ना, आप देखिए, क्योंकि अगर ये p6 का अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फिर निकल सकता है ना, लेकिन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से नहीं निकलेगा तो ये तो गेन ही करने की कोशिश करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अड़ेगा। तो इसीलिए जो हैलोजेंस होते हैं इनको सिंबल एक्स भी बोलते हैं, तो हमेशा एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनायनिक स्पीशीज बनाते हैं। इसी तरीके से जो मेटल होते हैं वो हमेशा मेटल प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं नाम में अनायन। तो अगर इनको अनायन कैटायन अब हमें समझ में आया कि अनायन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है, और कैटायन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है। ठीक है, दूसरी हमारी जो फैमिली इसमें इंक्लूड करते हैं लिथियम फैमिली में, बेरिलियम फैमिली है, ये भी मेटल्स हैं। इनका मेटल अगर हम इसकी बात करें तो इसका कैटायन कैसा रहेगा, इसका कैटायन रहेगा M+, जिसको बोलेंगे यूनी पॉजिटिव कैटायन, क्योंकि एक ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बेरिलियम्स जो हमारी बेरिलियम फैमिली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली भी बोलते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशंस में ऐसा है कि NS2 से स्टार्ट होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसीलिए इनके अनायंस मोस्टली, सॉरी मुझे ढंग से लिखना चाहिए, तो मैं इसको रेड पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेटल 2+ में कन्वर्ट होगा, मेटल 2+ में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए इनके डाई पॉजिटिव कैटायंस बनते हैं। अगर हम फ्लोरीन की बात करें अगेन, क्योंकि उसका ऑर्बिटल में 2p5 रहता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ से नहीं निकल सकता, तो यहाँ से निकलता है, इसलिए हेलोजेंस जो हैं अनायंस बनते हैं, यूनी पॉजिटिव अनायन, यूनी नेगेटिव अनायन बोलते हैं इनको। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के जो अनायंस होते हैं वो उसके होते हैं, यानी O2- बनता है, S2- भी बनता है। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि बाकी हायर ऑर्बिटल्स की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन सकती हैं, तो लेकिन इन दो के लिए ये बनता है। और एग्जांपल क्या है, जो H2O गैस है उसमें ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज में होता है। सिमिलरली H2S जो होता है उसमें ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज में रहता है, और HF में फ्लोरीन जो है F नेगेटिव में होता है। और HCl के बारे में सबने पढ़ा ही है कि वो HCl में H+ होता है, Cl- होता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज हमें समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे ये होता है। और नाइट्रोजन फिर 3 क्या बोल सकते हैं, ट्राई नेगेटिव एनायन बनाएगा, इसलिए नाइट्रोजन
नेगेटिव चार्ज एनायन बनाता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ताकि हम आगे थोड़ा सा देख सकें कि यहाँ तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। दूसरे पार्ट में हम दूसरे इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, अगर किसी ने लेट पढ़ाई स्टार्ट की है तो वो इस मेरी वीडियोस को देख सकता है, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है, पढ़ाना और फिर अपने काम में लग जाना। थैंक यू।